रीना, ये क्या तरीका है बैठने का? जरा अच्छे से खुद को समेट कर बैठा करो। ओहो माँ, अभी कौन है यहाँ पर? और विक्की तो मुझसे भी ज्यादा फैल कर बैठा है, उसे भी तो कभी बोल दिया करो। उसकी बात अलग है रीना, वो बेटा है, उसे थोड़ी पराए घर जाना है तुम्हारी तरह, उसे तो यहीं रहना है हमेशा। तो क्या ये मेरा घर नहीं है माँ? जब पराए घर जाऊंगी तब का तब देखेंगे, अभी तो मैं अपने घर में हूँ, तो मुझे अपने हिसाब से रहने दो ना। बेटा, लड़कियों का अपना कोई घर नहीं होता, उन्हें तो बस दूसरों के घर को अपना मानकर उसे संवारना होता है। और फिर बस 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 माँ, अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ। वो एक मस्त मौला लड़की थी और पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके परिवार की सोच उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। रीना, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बात पक्की कर चुका हूं, तो फिर अब इस मसले पर कोई बात नहीं होगी। पर पापा, इतनी जल्दी क्या है शादी की? कुछ साल रुक जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, क्योंकि ऋषभ के घर वाले चाहते हैं कि शादी अगले महीने ही हो जाए। हम इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकते। पर पापा, मैं पहले जॉब करना चाहती हूँ। रीना के घर में उसके पापा की बात कोई नहीं काट सकता था, और वो अपने एक दोस्त देवधर के बेटे ऋषभ के साथ रीना का रिश्ता तय कर चुके थे। रीना कॉलेज तो पूरा कर चुकी थी, लेकिन कोई अच्छी जॉब ढूंढने से पहले ही उसकी शादी आड़े आ गई। तो अपनी सारी इच्छाएं छोड़कर रिया को अपने ससुराल जाना पड़ा। और फिर, बहू, ऋषभ के गर्म कपड़े तो रख लिए ना तुमने? जी मम्मी जी, मैंने सब कुछ रख लिया है। ध्यान रखना जरा, अनजान शहर जा रहे हो दोनों, और ऋषभ के खाने पीने का भी ध्यान रखना, बहुत लापरवाह है वो इस मामले में। जी मम्मी जी। शादी के बाद ऋषभ और रिया अपने हनीमून के लिए कश्मीर जा रहे थे, और रिया मन ही मन इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन कश्मीर पहुंचने के बाद उसके साथ जो हुआ वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे, आप तो तैयार भी हो गए, मुझे लगा हम कुछ देर रेस्ट करने के बाद घूमने जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी रेडी होकर आई। नहीं, तुम्हें तैयार होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाहर हम नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। आप अकेले घूमने जाएंगे? और मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? घूमने फिरने के अलावा और भी बहुत जरूरी काम है मेरे पास। यहाँ कश्मीर में हमारे बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं, मुझे उनसे मिलकर इंपॉर्टेंट बिजनेस डील फाइनल करनी है, तो मैं बिजी रहूंगा। ये कहकर ऋषभ होटल के कमरे से बाहर चला गया। रिया को ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर उसने खुद को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, काम इंपॉर्टेंट होगा तभी तो इन्हें जाना पड़ा। चलो इंटरनेट पर आसपास की लोकेशन सर्च करती हूँ, फिर डिसाइड करूंगी कि आज कहाँ की सैर करनी है। रिया काफी देर तक इंटरनेट खंगालती रही, उसे घूमने लायक कई जगहें मिली भी, लेकिन अकेले कहीं भी जाने का मन नहीं हुआ उसका, तो वो थक हार कर वहीं सोफे पर सो गई। फिर कुछ घंटों बाद उसकी आंख खुली। अरे, शाम के 5 बज गए। ओहो, मुझे तो पता ही नहीं चला, और ये भी अभी तक वापस नहीं आए। अब क्या करूं? इन्हें कॉल करके पूछती हूँ, फिर साथ में कॉफी पीने जाएंगे। ऐसा सोचकर रिया तुरंत ऋषभ को फोन लगाती है। फिर कई फोन कॉल्स के बाद से ऋषभ उसका फोन पिक करता है। हेलो, कहाँ हो आप? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और आप वापस कब तक आओगे? अरे, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं क्लाइंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग में रहूंगा, फिर बार बार फोन करने का क्या मतलब है? तुम्हारे घर में तुम्हें इतने एटिकेट्स भी नहीं सिखाए गए क्या? कान खोलकर सुनो, मैं काम में बिजी हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर ऋषभ ने फोन काट दिया। रिया को उससे ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी, उसे काफी ठेस पहुंची थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और ड्राइवर को फोन किया। हेलो, अब आप गाड़ी निकालिए, मुझे डल लेक जाना है। जी मैडम। रिया कार से डल लेक पहुंची। वहां की खूबसूरत नजरें देखकर उसका मन अब शांत होने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर डल लेक में मौजूद एक शिकारे पर पड़ी, जिसमें ऋषभ एक कश्मीरी लड़की के साथ बिल्कुल चिपक कर बैठा हुआ था। दोनों के हाव भाव साफ बता रहे थे कि उन दोनों का क्या रिश्ता है। उधर रिया से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने तुरंत ऋषभ को कॉल किया, लेकिन ऋषभ लगातार फोन काटता रहा। रिया वापस होटल आ गई, और फिर आधी रात के वक्त, तुम अभी तक जाग रही हो? जाओ, जाकर सो जाओ। जिस औरत का पति उसके हनीमून पर एक दूसरी औरत के साथ कश्मीर की वादियों में रंगरलियां मना रहा हो, उस औरत की आंखों में नींद कैसे आएगी? ऋषभ सक्सेना, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रिया बहुत गुस्से में थी, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे बस बोलती ही गई। दूसरी तरफ रिया के मुंह से ये सब सुनकर ऋषभ की आंखें भी गुस्से से लाल हो गई। शट अप! मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतना ऐशो आराम दिया, हर चीज की आजादी दी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पति की जासूसी करनी है। बस इसीलिए मैं तुम जैसी बहनजी टाइप लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। तो फिर क्यों की मुझसे शादी? क्योंकि तुम्हारे बाप को तुम्हारी जिम्मेदारी से छुटकारा चाहिए था,
और मेरे मॉम डैड को एक सीधी सादी बहू चाहिए थी। बस उन्हीं के प्रेशर में इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। और वो लड़की, वो कोई गलती नहीं है। कौन? वो शिकारे वाली? मुझे तो उस लड़की का नाम भी नहीं मालूम। मेरे क्लाइंट के लिए मेरी तरफ से एक रात का गिफ्ट थी वो, बट थी बड़ी खूबसूरत। तो मैंने भी सोचा कि लगे हाथ। बस बस कीजिए, छी। काश ये सब मुझे पहले पता चल गया होता तो मैं कभी आपसे शादी नहीं करती। आप रहिए, आपको जैसे रहना है, पर मैं अब इस झूठे रिश्ते में और नहीं रह सकती। जो करना है करो, बट अभी मुझे सोने दो, बहुत थक गया हूं मैं। इसके बाद रिया ने सबसे पहले अपनी माँ को फोन लगाया और रोते हुए सब कुछ कह डाला। देख बेटा, तू पहली पत्नी नहीं है जिसे ये सब झेलना पड़ रहा है। ये मर्द ऐसे ही होते हैं, लेकिन बेटा हम औरतों को हर हाल में अपना रिश्ता निभाना ही पड़ता है। यही हमारे संस्कार है। अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है। तेरे पापा कभी नहीं मानेंगे कि तू दामाद जी से रिश्ता तोड़े। रिया को शायद पता था कि उसकी माँ का यही जवाब होगा, इसीलिए उसने बिना कोई बहस किए फोन काट दिया और फिर अपनी सास को फोन लगाकर उसने उनसे इस बारे में बात की। मम्मी जी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया आपके बेटे ने। नहीं बहू, ये क्या कह रही हो? हाँ, मेरा ऋषभ थोड़ा गुस्सैल जरूर है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से समझता है। तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होने देगा वो, और तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस उसे खुश रखने की कोशिश करो। अब पति को बांध कर रखना तो पति की ही जिम्मेदारी होती है ना। अपनी सास की बातें सुनकर रिया की बची खुची उम्मीद भी टूट गई। उसने अपनी सास से भी कोई बहस नहीं की। ऋषभ से कोई भी कुछ कहने को तैयार ही नहीं था और वो आराम से सो चुका था, लेकिन रिया बस रोती ही रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और कहाँ जाए। न मायके में किसी को मेरी पड़ी है और न ही ससुराल में किसी को मेरी परवाह है। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैं बेघर हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। सच ही तो है, एक लड़की अपने मायके में पराया धन होती है और ससुराल में पराए घर से आई हुई। लेकिन अब बस, मैं अब खुद के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। इसके बाद रिया बिल्कुल शांत हो गई। अगले 3 दिनों तक वो होटल से बाहर नहीं निकली। सबके साथ साथ ऋषभ को भी यही लगा कि रिया ने हार मान ली है। लेकिन फिर कश्मीर से लौटने के बाद, अब आ जाओ बहू, तुमने बिल्कुल ठीक किया जो उस बात को वहीं छोड़ दिया। बस इसी तरह समझदारी से चलते रहो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं कुछ नहीं भूली हूँ। मैं शांत थी क्योंकि कश्मीर से वापस आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उस बात को नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ, आपके बेटे और इस घर को छोड़कर मैं आज ही जा रही हूँ। ये क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी मम्मी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उल्टा वो तो मुझसे माफी मांग रही थी तुम्हारे बर्ताव के लिए। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम अभी परेशान हो। ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए मायके हो आओ, फिर जब मन ठीक हो जाए तो आ जाना अपने घर वापस। अपने घर तो मैं जाऊंगी मम्मी जी, लेकिन ना वो मेरा मायका होगा और ना ही ससुराल। क्या मतलब? आपके बेटे से शादी के चक्कर में मैं पहले ही अपने सपनों का गला घोट चुकी हूँ, लेकिन अब बस बहुत हो चुका। अब आप ही संभालिए इस घर को और अपने बेटे को भी। डिवोर्स पेपर्स मैं जल्द ही भिजवा दूंगी। रिया ने कश्मीर से ही अपनी एक दोस्त से फोन पर बात करके अपने आगे का रास्ता तय कर लिया था। वो अपने रहने के लिए एक पीजी और खर्च उठाने के लिए एक नौकरी ढूंढ चुकी थी। उसे विश्वास था कि बहुत जल्द वो एक ऐसे घर में होगी जो उसकी खुद की कमाई का होगा और सही मायने में उसका अपना होगा।